अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की जानिब और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जनाब, बड़ी ईद को ख्वाबों और ख्वाबों का त्यौहार कहा जाता है। घर घर में दावतों और ज़ियाफ़तों का एहतमाम भी किया जाता है। बारबेक्यू पार्टीज चल रही होती हैं। बड़ी ईद पर ना चाहते हुए भी खाने पीने में हम लोग बदपरहेजी कर ही लेते हैं और ये सिलसिला ईद के बाद भी कई दिनों तक जारी रहता है। और ईद के बाद एक मसला जो हम सबको दरपेश होता है वो है वज़न बढ़ने का मसला, क्योंकि ईद की छुट्टियों में तो खाने पीने में लापरवाही होती ही है और उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ का ना होना भी वज़न बढ़ने की वजह बनता जाता है। तो वज़न में इजाफा कई किस्म की बीमारियों की वजह भी बन सकता है। और ईद के बाद वज़न को कैसे कम किया जाए, डाइट प्लान कैसे बनाया जाए और वर्कआउट रूटीन कैसे अपनाई जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं हाफिज खालिद मलिक हैं, जो मिस्टर पंजाब भी हैं और लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो हाफिज खालिद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। और डाइट प्लान कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा रहा। अच्छा, लेकिन अभी जो हमारे बहुत से देखने वाले हैं उनकी शिकायत हैं कि अब हमने बड़ी ईद पर खाबे तो खा लिए हैं, अब जो वज़न बढ़ गया है इन 3 दिनों में या एक हफ्ते की बात की जाए बढ़ गया है, तो अब इसको कम कैसे करना है? बिल्कुल ठीक है। वज़न देखिए, सबसे पहले वज़न बढ़ना आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। सेहत आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती चीज़ है। सेहत ज़िंदगी का दूसरा नाम है। इवन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अगर आपका कोई रब होता तो आप क्या मांगते? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, मैं सेहत मांगता। सेहत इतनी कीमती चीज़ है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। आप जिंदगी में सिर्फ 6 असूल अपना लें, आपकी हेल्थ कभी खराब नहीं होगी। ठीक है, और वो 6 असूल क्या हो सकते हैं? सबसे पहला असूल है नींद। आपकी नींद जो है वो 6 to 8 आवर की होनी चाहिए। ओके। अपनी नींद को इबादत का दर्जा दें। आपकी नींद जो है वो आपकी बॉडी का फ्यूल है, इसका खास ख्याल रखें आप। ठीक है। दूसरा, आपकी खुराक। ओके। खुराक जो है, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो फिर आप 3 टाइम खाएं। अगर आप पतला होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं तो 6 टाइम खाएं। अच्छा। लेकिन बहुत छोटे छोटे मील खाएं। ठीक है। फ्राइड चीजें बंद करें। ठीक है। आप एक बात याद रखिए सब के, हमेशा मॉर्निंग में जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते वो सबसे ज्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं। अच्छा। आप दोपहर का खाना छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हाफिज साहब हम देखते हैं कि ये ट्रेंड बन चुका है कि मॉर्निंग का नाश्ता हम लोगों ने छोड़ देना है और दोपहर को कुछ हल्का फुल्का खा लेना है, एंड पे रात को हम लोगों ने अच्छा खासा पेट भर कर खाना है। देखिए, हमें इसके लिए ना अपना लाइफस्टाइल बेटर करने की जरूरत है। 2 चीजें हैं, एक आपका लाइफस्टाइल है, सेकंड आपकी डाइट है। अगर ये दोनों चीजों पे अमल होगा ही तो कामयाबी होगी। आप जितनी मर्जी एक्सट्रीम लेवल की डाइट कर लें, कीटो डाइट कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपका लाइफस्टाइल बेटर नहीं होगा आपकी डाइट भी असर नहीं करेगी। ओके। अच्छा, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइफस्टाइल पे। ठीक है। अच्छा, आपकी बात को ले लेते हैं। देखिए, अगर आपकी नींद पूरी है और उसके बाद आप आ जाए खुराक पे। ठीक है। खुराक जो है, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आप हैवी किस्म का ब्रेकफास्ट करें। ओके। और ब्रेकफास्ट में कोशिश करें कि आप मल्टीग्रेन चपाती लें। ठीक है। और ख़ास तौर पर आप ब्राउन ब्रेड, ये वाइट रोटी, वाइट आटा, वाइट पिज़्ज़ा, वाइट पास्ता, ये वाइट आटा बंद करें अपनी लाइफ से, इसको स्किप करें। ठीक है। सेकेंडली, जो लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते वो सबसे ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब आ जाती है तीसरी चीज़। क्या है? तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज आपकी लाइफ में इतनी ज़रूरी है कि एक्सरसाइज में सबसे पहले आप वॉक करें। देखिए, ये टमी रिडक्शन, वेट लॉस, ये वेट कैसे कम करें, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, सिर्फ यहाँ पे नहीं है मसला, ये ग्लोबली है। हाँ। अच्छा, हमें सबको नॉलेज है लेकिन हम करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारा इरादा मजबूत नहीं है। जब तक आपका किबला दुरुस्त नहीं होगा आपकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। बिल्कुल। सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को फोकस करना पड़ेगा, इस पे नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है। इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आपकी जो वॉक है, आप जो बंदे ने कभी वॉक नहीं की, आप लोग कहते हैं कि हमें वॉक नहीं होती, थोड़ी लेजीनेस है, थोड़ा हमें मतलब इश्यूज हैं, तो 5 से 10 मिनट डेली वॉक स्टार्ट करें। ठीक है। और उसको ग्रेजुअली आप बढ़ाते जाएं और 1 आवर तक जाएं। ओके। 1 घंटे तक जाएं आप। 1 घंटे तक आप ब्रिस्क वॉक करें। और आपकी जो वॉक है वो ऐसी होनी चाहिए
कि वॉक के बाद आप फिक्रा बोल सकें, सॉन्ग ना गा सकें। अच्छा, ये वॉक का असूल है। ठीक है, वेरी सिंपल। हाँ। अच्छा, जब आपकी वॉक अच्छी है, चौथी चीज क्या है आपका वेट कम ना होने में? चौथी चीज क्या है? डिप्रेशन। कॉमन लोगों को इस बात का पता नहीं है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो फिर भी आपका वेट कम नहीं हो सकता। अच्छा, डिप्रेशन की बहुत सारी कॉजेज हैं। दुनिया में 10% लोग जो हैं वो बीमारियों से मरते हैं। 90% लोग जो हैं वो डिप्रेशन से मरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अगर आपके पास आपके मसले का हल है तो फिर परेशानी किस चीज की है? अगर आपके पास आपके मसले का हल नहीं है तो फिर परेशानी किस चीज की है? आप अपने मसले को जूं का तू छोड़ दें और आगे बढ़ें लाइफ में। पांचवी चीज क्या है? आपकी कंपनी चेंज करें अपनी। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स सेहतमंद हैं, लोगों से सर्कल मिले, है। हेल्दी ठीक लोगों है। से मिले, स्माइली लोगों से मिले, हैप्पी लोगों से मिले, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए। यस, आप पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों से मिले। अब यकीन माने, पॉजिटिव थिंकिंग के लोग जो है अपनी लाइफ की परेशानियों से भी इतनी खूबसूरती से फाइट करते हैं कि उनको परेशानी लगती नहीं है। उनके ऊपर कोई पहाड़ भी टूटे तो फ्लावर लगता है, फूल लगता है उनको। उन लोगों में बैठे अपनी कंपनी चेंज करें। छठी चीज क्या है? अपने नॉलेज के मशवरे के बगैर मेडिसिन ना खाएं। खुदारा सेल्फ क्रिएटेड मेडिसिन जो है इसको बंद करें। ये आपकी डेंजरस है। हर मेडिसिन नुकसानदेह है, एक बात। दूसरा ये है कि जो हम अपनी बॉडी के आफ्टर 6 मंथ हर इंसान को बॉडी के टेस्ट करवाने चाहिए, जरूर कराने, बहुत जरूरी है। आपके टेस्ट आपको बताएंगे कि आप में क्या क्या फॉल्ट्स हैं, क्या क्या कमी है, किसको आप इनिशियली तौर पर जो है ना उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है मरीबा, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बॉडी वेट ना होने की, बॉडी कम वेट ना होने की एक मेन कॉज आपको पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अच्छा, ये किसी बंदे को इस बात का नहीं पता। ये जो कोविड से लोग मरे हैं, आपको पता है कि जब ये लोग कोविड से जितने लोग भी मरे हैं, जब ये हॉस्पिटलाइज हुए थे, जब इनके टेस्ट किए गए हैं तो पता ये चला है कि इनकी इम्यूनिटी के साथ साथ इनके विटामिन डी की डेफिशिएंसी है इन लोगों में। अच्छा, जो लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिनमें बहुत हाई थी वो लोग ज्यादा मरे हैं, उनकी तादाद ज्यादा थी। अच्छा, ठीक है। विटामिन डी वाले लोग जो हैं, इनकी जो फटीक है, इनकी नींद 6 से 8 घंटे पूरी होने के बाद भी जब ये सुबह उठते हैं तो इनके असाब खींचे होते हैं, तनाव होता है, दर्द होती है पट्ठों में। उसकी वजह ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक है। एक आम बंदे को कैसे पता चलेगा? अगर वो सुबह उठ भी रहा है तो फटीग है तो उसको पता चल जाए कि वो विटामिन डी की कमी है उसमें। उसकी बॉडी में अजीब किस्म की सुस्ती होगी, उसका उठने को दिल नहीं करेगा, वो लेटा रहेगा तो उसको सुकून मिलेगा। देखिए, जब आपको अपने आप से, अपनी जंक फूड से, अपनी गैर जरूरी चीजें जो आप लोग फ्राइड चीजें खाते हैं, अगर आपको उन चीजों से मोहब्बत है तो आप अपने दुश्मन हैं। जब आपको अपनी वॉक से, देखिए, जब मेरा मूड अपसेट होता है, मैं थोड़ा अपसेट होता हूँ, थोड़ा परेशान होता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जॉगर पहनता हूँ और वॉक करने चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, वो 1.5 घंटे की मेरी जो वॉक है ना, वो मुझे इतना हैप्पी कर देती है। और उसके बाद मैं आके अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, अपने पेरेंट्स से मिलता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ। ऑल द डे मैं हैप्पी रहता हूँ। पेरेंट्स के पास बैठने के आपको पता है हमेशा फायदे ही होते हैं। बिल्कुल, मतलब वो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ऑब्वियसली वो जो गुस्सा होता है, सारी चीजें वो निकल जाती हैं, आप रिलैक्स हो जाते हो। तो अभी जो हमारे घर पे देख रहे हैं बहुत से लोग जो हमें, उनको आप किस तरह की एक्सरसाइज बताएंगे कि अब वजन तो थोड़ा बहुत बढ़ गया है, अब उसको किस तरह कम करें, क्या रूटीन होनी चाहिए उनकी पूरे दिन की? हाँ, वेट कम करने के लिए सबसे पहले आप एक असूल याद रखें कि आपने लॉन्ग आवर सेटिंग नहीं करनी। ठीक है। लोग 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। आप 1 घंटा बैठे हैं, आप उठें, थोड़ी वॉक करें, अपस्टेयर जाएं, बेसमेंट में जाएं, वॉशरूम जाएं, किचन में जाएं, थोड़ा घूमें, 10-15 मिनट आगे फिर बैठ जाएं आप। ठीक है। लॉन्ग आवर सेटिंग से परहेज करें सबसे पहले। ठीक है। खाने में आपने परहेज करना है। खाना जो है वो आपको मैंने बताया है कि कम से कम खाएं। आप एक बात याद रखें, आप अपनी लाइफ में जो डीप फ्राइड चीजें खाते हैं, जो आप लोग मजे मजे की चीजें खाते हैं, वो हर चीज आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। आप खाना क्या है आपने, आप देखें, आप दूध पिए, दही खाएं, आप हर चीज खाएं, घर का पक्की हर चीज खाएं आप। ठीक है। अगर आपको इवन देसी घी खाने को दिल कर रहा है, रोटी के ऊपर थोड़ा सा लगा के आप खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन घर का। लेकिन आप कोशिश करें कि आपको खाना खाने के बाद भी भूख रहनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये असूल याद रखें। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने जो सैलड है, फ्रेश सैलड की, फ्रेश फ्रूट्स की प्लेट भर के खाएं।
ठीक है। 2 चीजें आपकी बॉडी में इतनी डेंजरस हैं जो हम बाहर से लेते हैं, उसमें क्या है, ये जूसेस जो हैं और ये डब्बा पैक जूस जो है, इवन फ्रेश जूस भी, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। हाई ग्लूकोज ब्रीवरी जितने भी हैं सारे लाइफ से स्किप करें, आप बंद करें। आपको अगर इजाजत है तो सिर्फ 2 चीजें पीने की इजाजत है, सिर्फ उसमें वाटर है और मिल्क है। ये 2 चीजें जो हैं ये कभी भी नुकसान नहीं देती। और जो वाटर है, जो पानी है, वो 10 से 15 गिलास पिए आपने डेली के पीने ही पीने। यस, वाटर जो है वो इटसेल्फ कोई केमिकल नहीं है, लेकिन वो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको चलाने में तकवीयत देता है, मददगार साबित होता है। तो अगर नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया, रात का खाना भी हो गया, इनकी टाइमिंग्स कितनी मैटर करती हैं? अच्छा, इसमें मैंने आपको 2 बातें बताई हैं कि अगर आपने सेहतमंद रहना है तो 3 टाइम खाना है। ओके। अगर आपने स्मार्ट होना है, स्लिम रहना है, तो 6 टाइम खाना है। ठीक है। और ये 6 टाइम जो हमने खाना है, ये कितने पोर्शन में खाना है और कब कब खाना है? हाँ, ये अब आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद आपने ब्रंच कर लिया, ब्रंच के बाद आपने लंच कर लिया, ठीक है, 3 हो गया। लंच के बाद 4 o'clock 5 o'clock आप एक दूध का कप ले लें, साथ कुछ बिस्किट ले लें, कोई भी आप, और उसके बाद आपका एक फ्रूट्स काट के, फ्रूट्स की या फ्रेश सैलड की प्लेट जो है वो उसके बाद एक मील उसका बना लें आप, ठीक है। आपकी बॉडी की जो प्रोटीन है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊं लोगों का स्टाइल क्या है जिस वजह से वो अपसेट और परेशान होते हैं। लोग क्रैश किस्म की डाइट करते हैं, सबसे पहले क्रैश डाइट कर ली, क्रैश एक्सरसाइज कर ली, हाई एक्सट्रीमली एक्सरसाइज करने के बाद भी लोगों का वेट कम नहीं होता। इसकी क्या वजूहात है? मतलब बहुत से लोग हैं आजकल कीटो डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही वो डाइट छोड़ते हैं उनका वजन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, कीटो डाइट है क्या? कीटो डाइट जो है मोर फैट देन प्रोटीन, ठीक है, लो कार्ब, मिनिमम कार्ब, ठीक है। दुनिया में कोई कार्ब ऐसा नहीं है जो तेजी से आपका वेट कम कर सके। कोई कीटो डाइट आपका वेट कम नहीं करेगी। मतलब वो तो कहते हैं शर्तिया 30 दिन में आपका वेट कम होगा, 60 दिन में आपका वेट कम हो जाएगा। अच्छा, उससे ये होता है कि हम कितने वीक, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक हम कीटो डाइट करेंगे, उसके बाद फिर हमें हमारा मोटापा ही कबूल है, क्योंकि हम उस पर ज्यादा देर नहीं चल सकते, क्योंकि एक तो हम आदी नहीं है, दूसरा आप अपना यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके टेस्ट करवाएं तो आपको पता लगेगा। सेकेंडली ये है कीटो डाइट भी आप ज्यादा देर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने वॉक कर ली, वॉक भी आप 10-10 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फुल टाइम मैक्सिमम मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद वो भी आप करके थक गए हैं, ठीक है। अब कीटो डाइट भी हो गई, वॉक भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी, 3-4 दिन में बॉडी स्टिफ हुई, थक गए, टांगों में पेन हुई, थक गए, उसके बाद फिर लेट गए, देन अब हम जिंदगी से हार बैठते हैं कि अब हम वेट कम नहीं कर सकते, तो हमें हमारा मोटापा ही कबूल है, वही अच्छी थी लाइफ जो हम पहले गुजार रहे। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल गलत बात है, इसके लिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के जब तक असूल नहीं बनाएंगे, जब तक आप लाइफस्टाइल बेटर नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें हम कभी कामयाब नहीं एग्जैक्टली। और ये जो 6 असूल हमें बताए हैं खालिद साहब ने, ये इन पर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि आजकल हर कोई वाटरमेलन डाइट इस गर्मी में बहुत ज्यादा की, इवन कि हमारे जो शोबे स्टार्स हैं उन्होंने भी वाटरमेलन डाइट बहुत ज्यादा की है। इसके बारे में बताइए, इसकी अफादियत क्या है, क्या ये सही है हमारी सेहत के लिए? ये बिल्कुल आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, अच्छा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके नेल्स, आपके हेयर, आपके स्किन, हर चीज के लिए अच्छा है। ये इसको अगर आप एम्प्टी स्टमक लें तो ज्यादा बेटर है। इससे वजन कम हो जाता है? वजन कम हो जाता है इससे, इसमें कोई शक नहीं है। वजन अगर आप लोगों ने ग्रेजुअली कम करना है, देखें मुनीबा, आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल खा लिया, अब आप चाहते हैं कि 40 घंटों में, 30 घंटों में, 20 घंटों में हमारा वेट कम होना चाहिए। यार ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने 40 साल या 30 साल खा के वेट बढ़ाया है तो मेरा ख्याल है कि आपको 1 ईयर तो कम से कम देना चाहिए। अगर आप 1 ईयर डाइट करते हैं और उसके बाद आपकी होल लाइफ जितनी भी अल्लाह पाक ने रखी है वो सारी बड़ी खूबसूरत गुजरेगी, आप हर चीज को एंजॉय कर सकेंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो लोग 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज का प्लान करते हैं, इनको वक्ती तौर पर आप इनको फील करें, इनका वेट कम हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन देखिए मरीबा, जो इन जो बॉडी की डेफिशिएंसीज हैं जो नजर नहीं आ रही, वो कितनी डेंजरस है, बाद में जाके फिर होना शुरू होती है उनमें कोई ना कोई। खास तौर पर गर्ल्स के लिए, खास तौर पर
उनकी यानी देखे ना, उनकी लाइफ थोड़ी टफ होती है, बिल्कुल, तो उनके लिए तो इतना डेंजरस है। और सबसे ज्यादा कीटो डाइट का शौक किसको है? गर्ल्स, लड़कियों को हाँ। सबसे ज्यादा शौक है। तो अब हमने कीटो डाइट छोड़ देनी है, ठीक है। अब हमें वर्कआउट बताएं जो हम घर पर बैठ के कर सकते हैं। अभी आप बैठे बैठे हमें बताएं कि कौन सा वर्कआउट हम घर पर कर सकते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा वजन तो कम हो, रनिंग के अलावा। अच्छा, वैसे तो रनिंग जो है वो बहुत बेस्ट है। अच्छा, लेकिन अगर आपने रनिंग के यहाँ पर आप बैठ के रनिंग नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, उसके लिए ये है कि आप जिम जाते हैं तो सबसे पहले इलेप्टिकल करें, ठीक है। इलेप्टिकल 10 मिनट कर लें, साइकिलिंग कर लें, ठीक है। साइकिलिंग जो है वो आपकी थाइज के लिए, आपकी टमी के लिए, आपके हिप्स के लिए, इसकी जो फैट है उसको बड़ी तेजी से बॉडी के अंदर से निकालती है। ओके, साइकिलिंग 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट इलेप्टिकल हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फ्री वेट ट्रेनिंग है आपकी, यानी आपने योगा मैट बिछा लिया है, अगर आप योगा कर सकते हैं तो योगा से अच्छी दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं, बेशक ये कोई तो है, चीज नहीं। बेशक योगा आपका लाइफस्टाइल है, योगा आप सारी जिंदगी कर सकते हैं। देखिए, आप वॉक से तंग आ सकते हैं, स्विमिंग से तंग आ सकते हैं, आप बॉडी अपना जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उससे तंग आ सकते हैं, आप योगा से तंग नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, योगा करने वाले लोग ऑलवेज फिट रहते हैं, एग्जैक्टली, फिट रहते हैं, स्लिम रहते हैं और यंग रहते हैं। Yes, तो इसलिए कहते हैं कि योगा करना चाहिए, फिट रहना चाहिए। योगा के साथ साथ जैसे हमें खालिद ने बताया भी है कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज घर पर रह के कर सकते हैं ताकि आपकी जो सेहत है वो भी अच्छी रहे और आप स्लिम एंड स्मार्ट पे रहें। तो हाफिज खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। थैंक यू। और आपको भी उन्होंने बता दिया है कि ये जो जिंदगी के 6 असूलों पर आप अमल दरामद करें और उसके बाद आपकी सेहत देखिएगा कि कहां तक जाती है। जनाब, मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस केसेस की शरह एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है और नए केसेस में ज्यादा केसेस की तादाद भारतीय डेल्टा वेरिएंट की है और पाकिस्तान भर में केसेस में इजाफा कोरोना वायरस की चौथी लहर का पेश खैमा साबित हो रहा है। और सुबह सिंध में हम देख रहे हैं कि पाबंदियां सख्त करने के बाद अब पंजाब में भी पाबंदियां मजीद सख्त होने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है और दूसरी जानिब शहर भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और इस हवाले से इक़दामात मजीद तेज किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 14 अगस्त तक 40% आबादी को वैक्सीन करने का हदफ मुकर्रर किया गया था, जिसे हासिल करने के लिए आज से इंसदादे पोलियो मुहिम की तर्ज पर गली गली और घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने की मुहिम का आगाज किया जा रहा है। क्या इस मुहिम के दौरान कोल्ड चेन तो मुतासिर नहीं होगी? ये मुहिम कैसे कामयाब की जा सकती है और भारतीय डेल्टा वायरस पहली इकसाम से कितना मुख्तलिफ है और कितना खतरनाक है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फोजिया अशरफ हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फोजिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फोजिया, आज से जो है पोलियो के तर्ज पर जो है वैक्सीनेशन का एक आगाज किया जा रहा है कि घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो इस फैसले को कितना दुरुस्त समझती हैं आप और इसकी अफादियत कितनी हो सकती है हमें? बहुत शुक्रिया हनीफा, एक तो इनवाइट करने का, दूसरा आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं बताते ही चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह NCOC की ने जो बर वक्त डिसीजन मेकिंग की, जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, फेडरल गवर्नमेंट से जिस तरह उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ को, प्राइमरी हेल्थ को सारों के साथ लेके चलें, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल से हमने बहुत हद तक कामयाबी के साथ इस कोरोना वायरस को का मुकाबला किया। अब जिस तरह ये आपको पोलियो वायरस की जिस तरह उसकी हमने वैक्सीनेशन कराते रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब रही है, इसी तरह आज से स्पेशलाइज हेल्थ केयर अलॉन्ग विद द प्राइमरी हेल्थ केयर इन्होंने शुरू की ये मुहिम पंजाब में बड़े इस्लाम में उन्होंने शुरू की है। तकरीबन 300 टीमों की तश्कील की है उन्होंने। अच्छा। और हर टीम के अंदर एक डॉक्टर होगा और 2 वैक्सीनेटर होंगे। ठीक है। यही हमें खदशा था कि कहीं टेम्परेचर खराब ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब किस तरह इसके इकदाम किए जाएंगे, क्या मखसूस टेम्परेचर पे इसको रखा जाएगा, क्योंकि अगर नहीं रखा जाएगा तो ये ज़ाया हो जाएगी। अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क में बहुतात में आ गई है वैक्सीनेशन।
ठीक है। वैक्सीन्स जो हैं, और इसमें डिफरेंट किस्म की ये वैक्सीन्स हैं। कुछ तो टेम्परेचर सेंसिटिव हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। आई बिलीव कि जहाँ NCOC ने इतनी हद तक, अब हम फोर्थ वेव को हम एनकाउंटर कर रहे हैं, फर्स्ट वेव से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इसको हमने अल्लाह के फजल से हमकिनार किया हमें। तो होपफुली अब इस वैक्सीन मुहिम को भी कामयाब करने में काफ़ी हद तक किरदार अदा करेगा NCOC और अलॉन्ग विद हेल्थ डिपार्टमेंट टीम्स। तो क्या ये जो टीमें तश्कील दी गई हैं डॉक्टर फोजिया, क्या उनको ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है कि उन्होंने किस तरह जाकर घर घर पे ये वैक्सीनेशन लगानी है और किस तरह कोल्ड चेन को मुतासर नहीं होने देना? मुनीबा, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहले तो जब तक ये आप आम जो हम देखते हैं EPI प्रोग्राम्स में जो होती है, उसमें आम वैक्सीन्स के लिए जाते थे। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स होती थी, इसको देखती थी। इसमें स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट ने, स्पेशलाइज हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी डॉक्टर्स हायर किए हैं जस्ट फॉर दिस पर्पस। और प्राइमरी सेकेंडरी ने अपने वैक्सीनेटर्स दिए हैं और इनकी ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्होंने, डॉक्टर्स ने ये देखना है कि कोई ऐसा इंसान जिसको वैक्सीन लगनी है, वो थोड़ा उसको असेस करेंगे। हैं वैसे वो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन दे आर एबल टू असेस देम। उनको पता होगा कि हमने किसको कैसी वैक्सीन देनी है। टेम्परेचर चेक करेंगे। एक वैक्सीनेटर मतलब आप अगर थोड़ा सा लापरवाह है तो दूसरा उसको चेक करेगा। ठीक है। तो जब एक टीम के अंदर 3 लोग होंगे, एक डॉक्टर और 2 वैक्सीनेटर, तो होपफुली जो गलती का इम्कान है वो ख़त्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ये कह सकते हैं। दूसरा डॉक्टर फोजिया, क्या आपको लगता है कि मतलब एक घर घर जाकर मुहिम तो कामयाब हो जाएगी और हम चाहते हैं कि मुहिम कामयाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो, तो जो लोग आ ही नहीं रहे वैक्सीनेशन की तरफ, जो वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं आ रहे, क्या वो घर पर जब इस तरह मुहिम स्टार्ट की जाएगी वो लगवा लेंगे? मेरा ख्याल है कि देखें, मीडिया का इसमें बहुत अच्छा किरदार है, हमेशा से रहा है। बिल्कुल। और होपफुली इस दफ़ा भी होगा। प्राइमरी सेकेंडरी ने प्रीएम्प्टिवली बहुत ये मुहिम इसके ऊपर शुरू की। मेरा ख्याल है कि अगर जो बच्चे और नौजवान हैं वो अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर बताएं, जो पढ़े लिखे हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड हैं वो अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को इनकरेज करें कि इस वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। देखें, जिस तरह एक आम फ्लू है, हर साल इसकी वैक्सीन चेंज होती है। बिल्कुल। इसी तरह कोरोना वायरस भी बहुत सदियों पुराना वायरस है। नोवेल कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं कि इसकी जो कड़ी होती है उसमें चेंज हो जाते हैं, जिसको हम म्यूटेशंस कहते हैं। अच्छा। जिस ये नोवेल कोरोना वायरस जो है, इसमें भी 30 किलो बेसिस हैं इसमें, तो इसमें म्यूटेशंस के बहुत चांसेस हैं। जितने भी वेरिएंट्स हैं ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो इसमें वेरिएंट्स कैसे आते हैं, म्यूटेशंस कैसे आते हैं, मैं वैक्सीन की तरफ तो ज़रूर आऊँगी ज़रूर कि हम वहाँ तो ज़रूरी वैक्सीन क्यों है, म्यूटेंट्स कैसे बनते हैं, वेरिएंट्स कैसे आते हैं। देखें, इसमें 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। एक तो वायरस बहुत चालाक वायरस है, वेरी स्मार्ट। देखें, जिस तरह आप ट्रीटमेंट्स करते जाएंगे या वैक्सीन करते जाएंगे, लॉकडाउन करते जाएंगे, वायरस को मौका नहीं मिलता एंट्री के लिए, लोगों में जाने के लिए या जानवरों में जाने के लिए, तो वो स्टैटिक हो जाता है। जैसे ही वो दूसरे इंसानों में मुंतकिल होगा, एक इंसान से दूसरे इंसान में या इंसानों से जानवरों में और फिर वापस इंसानों में, ठीक है, वो बहुत डेंजरस चीज़ है। तो ये समझ लेना कि एक दफ़ा आपकी वैक्सीनेशन हो गई है, आप प्रोटेक्ट हो गए, ऐसा अपनी हद तक ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए आप नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसमें अब समझते हैं कि 2 चीज़ें हैं, एक तरफ वैक्सीन, दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसेस और SOPs। ठीक है, हमने वैक्सीनेशन भी करानी है और साथ अपने जो मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना, 3 हमारे जो एक SOPs हैं उनको भी फॉलो करना। ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी तो हमने वो चेन ब्रेक करनी है, ताकि वायरस एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल ना हो सके, चांस ही खत्म कर दें। आप वैक्सीनेटेड हैं, वेल एंड गुड, लेकिन जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जितना ये वायरस फैलता जाएगा उतना ताकतवर होता जाएगा। और फिर डेल्टा वेरिएंट क्या है, एग्जैक्टली इसमें पहले वाले से कैसे डिफरेंट है ये आप समझें कि पहले जैसा पुराने ज़माने में होता था, दरवाज़ा खोलो आप, ताकत लगती है, आपने दरवाज़ा खोलने अंदर जाना है, ठीक है। ये वेरिएंट समझेंगे आप टच करेंगे अंदर चला गया। अच्छा, तो इसका स्प्रेड बहुत जल्दी है, कंटेजियस बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। पहले कहते थे आप सर्फिसेज साफ कर लें, आप फ्यूमिगेट कर लें। अब कई जगह पे ये देखा गया है कि वायरस
किसी की somebody is infected, किसी को इन्फेक्शन हुआ है, वो एक जगह से मूव होके चला जाता है, कमरे से निकल जाता है, ठीक है। वो वायरस उधर है, दूसरा बंदा अंदर आता है जो कि हेल्दी था, उसने वही वायरस इनहेल किया जो कि अभी हवा में ही था और उसको ट्रांसमिशन हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि 6 फुट का आपने फासला रखा, आपने तो फासला क्या, वो वहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए ऐसी जगह, ऐसी सारी तमाम जगहों पे जहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा है, लोगों का आना जाना ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, दफातर, जहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा है वहाँ पे आप मास्क ज़रूर पहन के रखें, मास्क जरूर पहने, वैक्सीनेशन ज़रूर खास कराएं, तौर पे ख्याल वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और गर्मियाँ हैं, डिहाइड्रेशन वैसी हो रही है, तो हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें। हाँ, हाइड्रेट रखें खुद को। दूसरा डॉक्टर फौजिया, ये वाला जो हफ्ता है ईद के बाद वाला, ये इसमें खदशा जाहिर किए जा रहे थे कि केसेस नॉर्मली ज़्यादा हो जाएंगे, चौथी लहर का जो खदशा जाहिर किया जा रहा था। तो क्या हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, या जिना हॉस्पिटल की बात की जाए, तो हम तैयार हैं इससे निपटने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसने कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, डॉक्टरों को भी, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को, आम आवाम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैडम हैं हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी बहुत जो है वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम करवाया, हर चीज़ जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो चुकी है और वी आर रेडी फॉर दैट। लेकिन मैं दोबारा सबसे इस्तदा ये करूँगी कि मेहरबानी करके अपने मास्क ज़रूर पहने। आज मैंने मास्क कैरी किया था, आई वांटेड टू कीप इट ऑन, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये आप ना करें क्योंकि यहाँ पे तो हमने फ्यूमिगेशन की हुई है। लेकिन खुदारा आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, अपने मास्क ज़रूर पहन के रखें। हॉस्पिटल्स तैयार हैं, आप खुदा ना खास्ता आपको इन्फेक्शन हो जाती है, दे आर रेडी, लेकिन वहाँ तक पहुँच देंगे नौबत ना आए तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए, SOPs की बात की जाए, तो अगर हमारे इदारे की ही डॉक्टर फौजिया बात की जाए तो यहाँ पर भी हर एक को आपने देखा होगा कि मास्क जरूर उन्होंने किया हुआ है। दूसरा, वैक्सीनेटेड हैं हम सारे। अगर यहाँ पे हम मास्क उतार के बैठे हुए हैं तो हम लोगों ने सबने वैक्सीनेशन करवाई है और डॉक्टर साहब ने भी वैक्सीनेशन करवाई है, और तभी हम मास्क के बगैर यहाँ पे बैठे हैं। वैसे हमें भी इजाजत नहीं है। दूसरा डॉक्टर फौजिया, कि आपको क्या लगता है ये जो केसेस बढ़ रहे हैं चौथी लहर के, क्या वजूहात हैं? क्योंकि वैक्सीनेटेड भी हैं, अगर बाहर हम देखें लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, अब वो माइंडसेट चेंज हो रहा है, लेकिन क्या लॉकडाउन नहीं लगा ईद से पहले, या लोगों ने बड़ी ज़्यादा तैयारियां की हैं और SOPs का ख्याल नहीं रखा इस वजह से? बिल्कुल यही बात है। वैक्सीनेशन का तो पार्ट काफ़ी देखें, अगेन मैं 2 चीज़ों में इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी कि वैक्सीनेशन जो हर्ड इम्यूनिटी जिसे आप कहते हैं, या जब आपकी पॉपुलेशन 65 से 90% तक सबकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम ठीक है। लेकिन एक भी ऐसा बंदा जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसका अपना इम्यून सिस्टम, अपना निज़ाम मुदाफ़ियत जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो कहीं से एक वायरस कैच कर लेते हैं और वो उसके अंदर म्यूटेट भी हो जाता है, तो फिर वो खदशा बन के आपकी सारी दूसरी जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है वो फिर अफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि वेरिएंट्स बनेंगे, ये RNA वायरस है, इसने अपने आप को इवॉल्व करते जाना है। जैसे जैसे इवॉल्व करेगा, नई नई इकसाम आते जाएंगे, उनकी डिफरेंट खसूसियात होंगी, कोई ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करेगा, कोई ज़्यादा मोहलिक होगा। अब ये डेल्टा वेरिएंट जो है, जो इंडिया से आया, और यहाँ पे आप देखें कि मेरा ख्याल है कि जो पहले लॉकडाउन ज़्यादा था उसको थोड़ा लिफ्ट किया गया, एक वो वजह बनी, और दूसरे लोगों ने ये समझ लिया कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया, हम महफूज हैं। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, लोगों ने गैदरिंग में जाना दोबारा से शुरू कर दिया, वो डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया गया। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ मीडिया पे कि इलेक्शंस हो रहे हैं, मुहिम चल रही है, इंतखाबी मुहिम चल रही है। अब वही पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जब वो आप खुद फॉलो नहीं करेंगे तो आप आवाम से क्या बात कर सकते हैं। और दूसरा, हमने ईद से पहले भी डॉक्टर फौजिया देखा, मार्केटें भरी हुई थी, बाजार भरे हुए थे, लोग हमें नजर नहीं आए कि किसी एक ने भी मास्क पहना हो। बिल्कुल। और आप देखें कि जैसे ही छुट्टियां दी गई, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट सबने कोऑपरेट किया, लेकिन अवाम कैसे समझेगी? सब नथिया गली पहुंच गए। आप कागान नारान देखिए कि वहाँ पे जैम पैक ट्रैफिक, वहाँ पे वैक्सीनेशन क्या करेगी? वहाँ पे वायरस देखें, जितनी जहाँ पे क्राउडिंग होगी वहाँ पे वायरस को मौका मिल जाएगा एक से दूसरे में ट्रांसमिट होने का। बिल्कुल। और फिर वो सिर्फ ट्रांसमिट नहीं होगा, मोहलिक होता जाएगा, म्यूटेंट्स आते जाएंगे, वेरिएंट्स आते जाएंगे। अब ये बहुत अच्छा कदम है जो हुकूमत ने उठाया कि हम डोर टू डोर जाके लगाएं। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर हम
हुकूमती इदारों के साथ आम आवाम मिल के करे तो कोई वजह नहीं है कि हम इस पे बहुत कामयाबी के साथ ओवरकम एग्जैक्टली बिल्कुल, अगर हम भी इसमें उतना ही अमल दरामद करें इसके ऊपर तो हम भी बहुत जल्द नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो सकते हैं। डॉक्टर फौजिया, कहा जाता है कि कोरोना में आपकी जितनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी आप उतनी ज़्यादा इसे निमट सकते हो, तो इम्यूनिटी को किस तरह हम स्ट्रांग कर सकते हैं? इस तरह हम लोगों ने एक दूसरे से मिलना भी है, हम लोगों ने मास्क भी नहीं पहनना, लेकिन फिर भी हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, वो किस तरह कर सकते हैं? नहीं, वो तो हमने मिलना भी है, लेकिन मास्क भी पहनना है, अपने बुजुर्गों का भी ख्याल करना है, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनका भी ख्याल करना है, क्योंकि हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। हम मुसलमान हैं और मुसलमान अपनी हाथ और ज़ुबान से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब हमें पता है कि ये वायरस है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब कोई वबा हो, किसी को इन्फेक्शन हो, तो वो उस इलाके से बाहर ना जाए, जो बाहर है वो अंदर ना आए। तो हम बीइंग मुस्लिम्स ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और इम्यूनिटी के लिए तो है आप अपनी बैलेंस डाइट रखें, ताज़ा फल सब्जियां खाएं, हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें। ठीक है। आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चीनी जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, सोजिश कॉज करती है। सब ऐसी अनाज, ऐसी खुराक जो कि इन्फ्लेमेशन या सोजिश कॉज करे, ठीक है, वो अवॉइड करनी है आपने। ठीक है। फल सब्जियां, साफ़ सुथरा गोश्त, दूध, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें, मुनासिब और मुतवाज़िन ग़िज़ा रखें, ताकि आपको अगर खुदा न खास्ता आपके वायरस अंदर एंटर हो जाता है तो आप हाइड्रेशन से आपका काफ़ी वॉश आउट हो जाएगा। आप स्टीम लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वार्म लिक्विड्स लें, क्योंकि ये वायरस जो है वही ये जो हम शुरू से कहते आ रहे डॉक्टर फौजिया कि आपने स्टीम लेनी है, आपने गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना है, तो यही चीजें हैं जिनको हमने लेकर चलना है। मेरे ख्याल से अब 1.5 साल हो गया है, 2 साल होने वाले हैं, तो हमें इस चीज का आदी हो जाना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। इनको इतना हमें कर लेना चाहिए कि अब हम इनके बगैर रह भी नहीं सकते, और मास्क का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। दूसरा डॉक्टर फौजिया, हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना का शिकार हुए हैं, ये चौथी लहर डेल्टा वायरस का। तो क्या जो वैक्सीनेशन है वो उतनी मौसर साबित नहीं हो रही इस वायरस के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन को साइनोवैक वैक्सीन लगी, और वो बहुत इफ़ेक्टिव है इवन अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। ठीक है। अगर देखें, आपको हमने शुरू में भी ये कहा था, एक तो ये जो इम्यूनिटी है ये बहुत प्ले करती है रोल। दूसरा, जब आप वैक्सीन लगवाते हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव है, 65 से लेके 95% तक मोस्टली वैक्सीन की डिफरेंट एफिकेसी है। अगर जो आपका विंडो जो रह जाती है, अगर 95% एफिशिएंट कोई वैक्सीन है, तो 5% जो रह गया उसमें अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो इसमें वैक्सीनेशन के बाद ये ज़रूर है कि आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा शिद्दत से नहीं होता। अच्छा। बीमारी ज़्यादा शिद्दत की नहीं होती। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अमवात इससे नहीं होती। वंस यू आर वैक्सीनेटेड प्रॉपरली, तो मतलब वर्स सिचुएशन नहीं होगी। वर्स नहीं होती, बिल्कुल। मतलब जिस तरह वेंटिलेटर्स पे बहुत से लोग चले जाते थे पहली 2 लेयर्स में हमने देखा, तो उस तरह सिचुएशन नहीं होगी। उस तरह सिचुएशन नहीं। मतलब हम जो है फिर भी एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर भी वैक्सीनेशन कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने देखा है कि जो वैक्सीनेशन के लोग आ रहे हैं, डॉक्टर फौजिया, आप मुतमईन हैं उनसे जितनी तादाद आ रही, क्योंकि हमारा जो टारगेट है इस साल हम लोगों ने वो अचीव करना ही करना है? बिल्कुल। मैं ये देख रही थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने और बल्कि असद उमर साहब ने एक अपना टारगेट बताया कि हम बाय द एंड ऑफ अगस्त हम चाहते हैं कि 40% जो बड़े अजला हैं, 5 बड़े अजला, वहाँ पे हम जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलस है, लोगों का हजूम ज़्यादा है, वहाँ पे हम 40% आबादी को वैक्सीनेशन वैक्सीनेट कर दें। बाकी लोग जो हैं वो मेरा ख्याल इसमें जो है, इसी तरह एलीट फोर्स और टाइगर फोर्स को भी उन्होंने कहा है कि नौजवान बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको भी इनरोल कर रहे हैं, ताकि आगाही ज़्यादा हो। डोर टू डोर जागना, बच्चों का बड़ों को बताना, बड़ों का छोटों को समझाना, एक दूसरे की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क महसूस होगा आपको। बाय द एंड ऑफ अगस्त अगर हमारी 40% से ज़्यादा आबादी वैक्सीनेशन हो जाती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम इसको
इस वबा को जल्दी इस काबू पा पर लेंगे। काबू पा सकते हैं। इंशाल्लाह। बेशक ऐसे ही है। डॉक्टर फोजिया हमारे साथ मौजूद थी, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फोजिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और आप लोगों से भी जनाब यही दरख्वास्त है कि जो डोर टू डोर मुहिम स्टार्ट की जा रही है हुकूमत की जानिब से, इसमें आप लोग भी उतना ही जो अपना अमल दरामद है उस पर करें। और अगर लोग आपके घर आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि जितनी ज़्यादा वैक्सीनेट हम हो जाएंगे उतना ही जल्दी हम इस वायरस से जान छुड़वा सकते हैं। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं खवातीन और खवातीन को दस्तयाब मौक़ों के हवाले से। तो लाहौर में खवातीन की तालीम और तरबियत के हवाले से चंद ही गिने चुने बड़े इदारे मौजूद हैं, जिनमें से एक लाहौर के खूबसूरत इलाके गुलबर्ग में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स भी है, जो 1956 में अपने क़याम से लेकर अब तक कौमी सतह पर खवातीन की पेशा वराना तालीम और तरबियत के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें कर रहा है। और पाकिस्तान में सन्नत व कारोबार में मसरूफ खवातीन की अक्सरियत इसी इदारे के फारिगुल तहसील मिलेंगी आपको। निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक खवातीन की पेशा वराना तरबियत के हवाले से इस कॉलेज की इजारादारी कायम की थी और हज़ारों खवातीन सिर्फ इस इदारे की वजह से तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकी हैं। और 2017 में कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। कई लोगों की जानिब से इस इकदाम का एक तारीखी इकदाम करार दिया जा रहा था, जबकि कुछ लोगों की जानिब से इस फैसले पर तनकीद भी की जा रही थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद इदारे की कारकर्दगी और इंटीग्रिटी मुतासिर होगी। अब एक मरतबा फिर ये मुहिम जोर पकड़ रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के तलबा और ख़वातीन असातिज़ा की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की पुरानी हैसियत बतौर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स के तौर पर ही बहाल की जाए। ये सारा मामला है क्या, इस पर मजीद डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान ज़िया राजा साहिबा हैं, होम इकनॉमिक्स हैं, होम इकनॉमिक्स की ओल्ड स्टूडेंट भी हैं और 101 CEOs की फाउंडर भी हैं। ज़िशान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुनीबा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ज़िशान, आप होम इकनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं ओल्ड। हमें सबसे पहले बताइए, होम इकनॉमिक्स कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स है क्या, इसका विजन क्या है? पहले तो मुझे आपके प्लेटफॉर्म को शुक्रिया अदा करना है कि आपने मौका दिया कि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सिविल सोसाइटी को, स्टूडेंट्स ऑफ होम इकनॉमिक्स को, ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ होम इकनॉमिक्स को और फैकल्टी ऑफ होम इकनॉमिक्स, जिसमें हमारे वालिदैन भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली। जो आपका सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं ये सवाल आप पे डालना चाहूँगी सबसे पहले। ठीक है। एज ए लेमैन मुनीबा, आप हम सब से सवाल बहुत जी, करना चाहती हैं और कर रही होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको होम इकनॉमिक्स के बारे में कितना पता है? मुझे अगर ज़िशान देखा जाए तो मैं एक ही दफ़ा होम इकनॉमिक्स गई हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब मेरा बास्केटबॉल टूर्नामेंट था, मैं तब होम इकनॉमिक्स गई और वहाँ पर मैंने देखा बहुत शानदार बिल्डिंग थी। बस मैंने सुना हुआ था, जब मैं वहाँ पर गई बहुत अच्छा माहौल था, ये पता था कि वो सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। चलें, अच्छी बात है। देखिए, अब हम ये 2021 में बैठे हुए हैं और इसकी जो हिस्ट्री है दैट स्टार्ट फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। 1947 से पहले भी जितने भी ख़वातीन के स्कूल और कॉलेजेस थे वो सब कॉन्टिनेंट में थे, और जब पार्टीशन हुआ तो मेजॉरिटी इंडिया के ही हिस्से में रहा। तो पाकिस्तान के हवाले से हमारी जो ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन थी, जिनकी प्रेसिडेंट बेगम रेहाना लियाकत अली साहिबा थी, और फिर फातिमा जिना, उनके ही अम्ब्रेला के अंडर ये ख़वातीन बहुत एक्टिव रही, नॉट ओनली पाकिस्तान की मूवमेंट में बल्कि उसको आगे इस्टेब्लिश और सेटल करने के लिहाज से। ठीक है। और ये ख़वातीन थी जो कि हाउसवाइफ्स भी थीं और बड़ी एक्टिविस्ट भी थीं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब ये सारी सेटलमेंट हो गई है तो उन्होंने अपनी, क्योंकि इनकी रिकग्निशन इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा थी और उसको अप्रिसिएशन भी बहुत मिली थी, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें फोर्ड फाउंडेशन पाकिस्तान की कोलैबोरेशन के साथ और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के तहत ये एक यूनिवर्सिटी कायम करने का तजवीज़ पेश की गई। ठीक है। इन 1952 कराची, फिर 1955
लाहौर ठीक और है। 1961 ढाका। एट दैट टाइम वी वर्क ठीक है, टुगेदर, ठीक है, राइट। हाँ। तो ये तब से कोलैबोरेशन शुरू हुई। उसमें हुआ जब पाकिस्तान की सेटलमेंट और पार्टीशन के बाद न्यू एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुई, तो ख़वातीन के लिहाज से इतने वहाँ मौके और एजुकेशन के बहुत ही फुकदान नज़र आ रहा था। इनकी इस्टेब्लिशमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट थी और एजुकेशन कमीशन की रिक्वायरमेंट थी कि ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाएं ख़वातीन के लिए जो उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें, नॉट ओनली डोमेस्टिक लाइफ को बेहतर करने के लिए बल्कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी देने के लिए इन करियर एंड बिजनेस। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि ये आम फहम यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं बन सकता है। ओके। इसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है। सो इसकी एक नीश डेवलप हुई थी Okay. जिसकी कोलैबोरेशन इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी एट दैट टाइम, जिसमें हमारी बहुत एक्टिविस्ट खवातीन ने पार्टिसिपेट किया था। ये उनका बेबी है और ये बेबी को अब 65 इयर्स हो चुके हैं। ठीक है। और हम तो उसके भी एक सपोर्टर्स ही हैं ना, क्योंकि वी वर बॉर्न विद इट। हम और मेरे भी वालिदैन ने ये जब चूज़ किया था कि एक जो बच्ची है या तो उसको हम प्लेन BS करा लें, बैचलर करा दें, FA करा दें, ठीक है, या हम इसको कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में डालें जहां उसकी तरबियत गृहस्थी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइन में भी होएगी। ठीक है। आप देखें ये सबसे ज्यादा आपने कोविड टाइम पीरियड में देखा होगा कि घर सिर्फ एक औरत ही संभालती है ना जी। और जब उसमें गृहस्थी का सारा स्किल, अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट सारे उसके अंदर कूट कूट के भरे जाएंगे, तभी वो एक बेहतर तरीके से सामने आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ज़िशान इसलिए इसको जो है वो कीमती विरसा कहा जाता है। यस, डेफिनेटली। देखिए मेरी तरह काफ़ी ऐसी बेतहाशा होम इकोनॉमिस्ट्स हैं हाँ। जो ना सिर्फ घर को अपने संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह कर रही हैं, बल्कि वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, होम मैनेजर्स हैं, दे आर डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, यू नेम इट। और घर की हर चीज़ के लिहाज से जो हमारी टीचिंग्स और जो हमारी एजुकेशन हमारे असातिज़ा ने उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे किया था, क्योंकि इस कॉलेज की साख जब रखी गई थी तो हमारी जो मेन ट्रेनर्स थे वो बाहर से आए गए थे। ठीक है। क्योंकि यहाँ तब उसका कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था उन बिल्कुल। चीजों तो का। USC की कोलैबोरेशन, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन और फोर्ड फाउंडेशन ने इसको फंडिंग की थी, जिसकी वजह से हमारी लेबोरेटरीज, लैब्स वगैरह बनी थी। ठीक है। ये 1952 से 1972 तक की कोलैबोरेशन थी और ये पेपर इसके ऊपर लिखा गया है जो कि एक हिस्टोरिकल पेपर है जिसमें डॉक्यूमेंटेड भी है, जिसने इसमें बताया। और फिर उनको बताया कि आफ्टर 72 जब इसको इंडिपेंडेंट किया गया तो उसमें बताया कि इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ताकि सोसाइटी, इसके जो 5 नुकात थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे कि औरत को प्रिपेयर किया जाए टू बी इफेक्टिव, एफिशिएंट फॉर द होम लाइफ। फिर उसका एक और निकात था कि जो एक इंडिपेंडेंट खातून को इंडिपेंडेंट, सस्टेनेबल ऐसे स्किल्स दिए जाएं, ऐसे एटीट्यूड दिया जाए कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी सिचुएशन आ जाए वो उसको टैकल कर सके, उसमें से निकल पाएगी। अच्छा, फिर तीसरा था कि क्योंकि एट दैट टाइम हमारे पास टीचर्स नहीं थे टू टीच दीज सब्जेक्ट बिकॉज दीज वर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स, तो इन हाउस ट्रेनिंग का कहा गया था। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द कम्युनिटी हमारा है, ना सिर्फ हमारी एजुकेशन हमारे एज इंडिविजुअल अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, बल्कि हमारी फैमिली, फिर आगे कम्युनिटी वर्किंग के लिए। हमारे जितने भी जैसे कराची, ढाका और लाहौर का बना था, तो हमारे साथ हर एक के साथ एक विलेज अटैच की गई थी फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग्स, कि हमने सिर्फ रूरल और अर्बन को बाइफिकेट नहीं करना। उसके लिहाज से हमारी उसकी कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमारा ये 4 ईयर का प्लान है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड और भी देती हूँ। स्टूडेंट्स जब मैट्रिक या O लेवल्स कर लेते हैं तो और उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्रेशन में जाना होता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो ख़वातीन के पास इतनी नो हाउ नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें और आगे कैरियर पाथ क्या लेना है। ठीक है। तो कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स डे 1 से आपको कैरियर पाथ आपको बता देता है कि आपने किस साइड पर जाना है, वो आपकी कंफ्यूजन वो दूर कर देता है। अच्छा, दूसरा ज़िशान, हमने ये थोड़ी बैकग्राउंड पे बात कर ली, थोड़ा करंट इशू पर बात कर लेते हैं कि किसी भी इदारे को अपग्रेड किया जाता है तो उसको तारीफ उनकी की जाती है और हर कोई उसको बहुत ज़्यादा प्रेज करता है। तो जब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो अब क्यों मुतालबा किया जा रहा है कि दोबारा कॉलेज का दर्जा बताओ। देखिए, मैं वही हिस्ट्री जब तक आप समझोगे नहीं, उसकी बैकग्राउंड नहीं समझोगे कि एक औरत जो जिसने BS होम इकोनॉमिक्स या मास्टर्स या MPhil किया हुआ है और वो जो एक आम पैटर्न से एक पाथ लेकर जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होएगा। ठीक है।
इसका डिफरेंस क्रिएट किया गया हमारी लेबोरेटरी, हमारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स ने, हमारी लैब ने, हमारी ट्रेंड फैकल्टी ने जो वहाँ मौजूद थी। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉलेज एक नहीं है, ये 7 कॉलेजेस डिफरेंट पाकिस्तान के पार्ट्स में हैं। ठीक है। और उसको लाहौर कोऑर्डिनेट करता है विद करिकुलम प्लानिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा तो आपका पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। अगर पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है और आपकी ऑलरेडी ये एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है और इसकी ये काफ़ी अरसे से एक इसी यूनिट में चल रहा है, जिसमें इसके 5 डिफरेंट होम मैनेजमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये और फूड एंड न्यूट्रिशन, डिज़ाइनिंग, चाइल्ड गाइडेंस, उसके अंदर ही एक नर्सरी पाई जाती है। ठीक है। उसके अंदर ही लोअर इनकम एंड हायर इनकम के घर दिए जाते हैं, जो कि 4 ईयर के हमारा जब ट्रेनिंग हो जाती है तो हमें एक महीना वहाँ रहना पड़ता है टू प्रैक्टिकली शो कि हमें घर कंप्लीट अपना नॉलेज स्किल्स आ चुके हैं या नहीं आ चुके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारा क्या चेंज ओवर क्या हुआ? एक तो जो बच्चे यहाँ 15-16 साल की जो अपना मैट्रिक या ओ लेवल्स करके आगे कॉलेज आना चाह रही थी, अब उनको 2 साल कहीं और ढूंढना पड़ता है कि कहाँ जाएं। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। अब ये आ गया है कि आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद इसको ज्वाइन करना है। अच्छा। तो 2 साल का कहाँ कोर्स करें? हाँ। ये 4 इयर्स का BS प्रोग्राम है, पूरा 4 इयर्स का। ठीक है। अच्छा, इसमें है कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर कुकिंग आती है और शौक है या बिल्कुल शौक नहीं है, उसके बावजूद मुझे कुकिंग सिखाई जाती है, मुझे क्लोथिंग सिखाया जाता है, मुझे टेक्सटाइल सिखाया जाता है, मुझे चाइल्ड गाइडेंस सिखाई जा रही है, मुझे बाय फोर्स, मुझे क्योंकि सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं और समझना है तो बाय फोर्स मैंने वो चीज़ें करनी है। तो एक मुझे होलिस्टिक मेरी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक हो गया। अब क्या हो गया है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे लाने के लिए हमारे पास PhDs नहीं है, और जो हमारे MPhil और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी HED के वो हैं, मेंबर्स हैं, तो वो तो यूनिवर्सिटी में आ नहीं सकते। पहली फुकदान है हमारे उस्ताज़ा का कि इनको कौन पढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने जो थोड़े बहुत हैं वो बाहर से ले रहे हैं। बाहर से मीन्स के जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया है वही ये कह रही है कि जो हम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है वो एज इट इज ही है, किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। बताओ, डिपार्टमेंट एज जो होम इकोनॉमिक्स के हैं, जब इनकी फैकल्टी को बिठाया गया था, जो प्रेजेंट फैकल्टी है, उनको बताया था कि इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, इनकी लेबोरेटरीज अपग्रेड किया जाएगा, इनको बेहतर चीज़ें दी जाएंगी, इसमें और वक्त के साथ साथ नए नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं, वो ऐड ऑन किए जाएंगे। तो हम सब खुश थे। अच्छा, हमें कोई मसला नहीं था। ठीक है। वी स्टिल वांट दैट कि अपग्रेडेशन 1972 से नहीं हुई है तो अभी तक तो हो जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी भी बनती है तो इसका वो मेन विजन जो है ना वो इंटैक्ट होना चाहिए, एज कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स और द यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। राइट। लेकिन इसमें क्या किया है कि इसमें 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना के उसके 25 डिफरेंट BS करके उसको एक छोटा सा कोने में कर दिया, डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है। ये तो वही हुआ ना, ऊंट का हिसाब के टेंट में दाखिल हुए हैं तो वो उसको कोने में कर दिया और खुद जाके जम गए हैं, जस्ट टू बी इन द यूनिवर्सिटी साइड, बिकॉज इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। जब ये सारा कुछ एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं कर सकते तो आप कॉलेज को क्यों चेंज करें? वो कॉलेज जिसने इतने अरसे से इतने BS स्टूडेंट्स दिए हैं मार्केट में। ठीक हो गया। हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि जो BS स्टूडेंट्स हैं हम उनको इनवाइट करें, स्कॉलरशिप दें कि वो मास्टर्स MPhil करें और फिर हम उन्हीं में से PhDs बनाएं। लेकिन हमारे पास जब वो है ही नहीं तो आप क्या ये होम इकोनॉमिक्स का ड्रामा हो रहा है ना, ठीक है, वो गलत है। तो आप क्या ज़शान, आप क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या क्या इकदाम किए जाने चाहिए और जो फैसला लिया गया है उसको क्या खारिज करना चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटी इसके लिए लायक ही नहीं है। 134 किनाल की ये एक एरिया है जो डिफरेंट 5 डिपार्टमेंट ऑफ होम इकोनॉमिक्स को ही केटर कर रहा है। ठीक है। अभी अगर आप इसका नया प्रोस्पेक्टस भी देखें, उसमें होम इकोनॉमिक्स का विजन ही नहीं है। अच्छा, ठीक है कि होम लाइफ एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी, स्किल्स रिलेटेड हम देखें। अब 2021 में आके हम होम वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट, इस तरह टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं, ये तो 1952 से हम दे रहे हैं। लेकिन ज़शान, हमारे पास बिल्डिंग भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्टाफ भी है, तो क्या हर जाए कि नए शोबाजात भी उसमें नहीं, हम वी आर फॉर इट। हम चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग डिपार्टमेंट है तो उसकी लैब्स को और फर्निश और बेहतर किया जाए, उसके एरियाज में और डिपार्टमेंट को, मीडियाज को, सबको ऐड ऑन किया जाए। ये हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका स्टेटस जब आप यूनिवर्सिटी में डालते हो, एक तो उसमें मेल मेंबर की एडिशन हो जाएगा इन फैकल्टी मेंबर्स, जो कि हमें, जो हमने किसका वो कोहेसिव रखा हुआ है कि फीमेल ओरिएंटेड है यहाँ पे। ठीक है। तो फिर जो स्पेशलाइज्ड इन्होंने डिपार्टमेंट ऐड ऑन किए हैं उसमें हमारे PhDs नहीं है ना होम इकोनॉमिक्स के। देखो, ये फुकदान शुरू हुआ जब इसके ऊपर जो हेड्स हैं
जब वो होम इकोनॉमिस्ट नहीं होंगे। अच्छा, अगर होम इकोनॉमिस्ट नहीं है तो इसका विजन कैसे आगे लेकर जाएंगे? आगे लोगों तक नहीं पहुंच जा सकते। ठीक है। और ज़िशान ज़िया राजा हमारे साथ मौजूद थी। ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई और आपने अपना विजन बताया कि आप लोग क्या चाह रहे हैं इस पॉलिसी के हवाले से। थैंक यू सो मच। मैं इसमें एक मुनीबा ऐड करूंगी। देखिए 2018 से बीएस में एडमिशंस नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। अच्छा, अब ये 2021 आ गया है और वो जो रेट ऑफ एडमिशंस था वो बहुत नीचे चला गया। तो इससे पहले कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए, हम चाह रहे हैं कि हमारा कॉलेज हमें एज इट इज इन द सेम शेप इन द सेम प्लेस दोबारा उसी मकाम पर नजर आए जैसे लोगों में उसकी बहुत ज्यादा पजीराई की जाती थी। और हम भी यही चाह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों पर, तमाम नुकात पे गौर किया जाए और इनको जल्द से जल्द हल किया जाए। ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।